जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स में के आज के नए वीडियो में देखते हैं मध्य प्रदेश के संबंधित कुछ नवीन जानकारियां। देखें, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सावन उत्सव मनाया जा रहा है। सावन का माह भी चल रहा है। ये सावन उत्सव क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण हथकरघा उद्योग या जो हस्तशिल्प उद्योग है या जो बुनकर हैं या लघु उद्योग कुटीर उद्योग जो भी कहें, इनके द्वारा जो घरों में सामान बनाए जाते हैं, जैसे बुनकर साड़ियाँ बनाते हैं, जैसे हथकरघा के अंतर्गत चटाइयाँ दरी बनाई जाती हैं या कुटीर उद्योगों में जो बांस के सामान बनाए जाते हैं इत्यादि वगैरह, इनकी मांग बाजार में बहुत कम हो गई है क्योंकि आय के स्रोत बंद होने के कारण वस्तुओं की खरीदी और बिक्री दोनों पे असर पड़ा है। तो कोविड-19 के दौरान क्या हुआ है कि जो बुनकर हैं, जो हथकरघा उद्योग से जुड़े लोग हैं, इन्होंने समय निकालकर कुछ अच्छी वस्तुओं को बनाकर अपने पास सुरक्षित रखा है ताकि भविष्य में जब भी बाजार खुलें तो इनको बाजार में विक्रय कर सके। तो इसी से संबंधित है सावन उत्सव। देखते हैं कहां पर है। दरअसल भोपाल नगर निगम, राजधानी भोपाल में एक आयोजन किया गया भोपाल नगर निगम के द्वारा। तो भोपाल नगर निगम क्या कर रहा है वो देखें। दरअसल भोपाल नगर निगम ने सावन उत्सव का आयोजन किया है। कहां पर? भोपाल में ही। भोपाल में एक जगह है गौहर महल। गौहर महल, या ध्यान रखें इसी का एक और नाम मिलता है कुदसिया महल। गौहर महल या कुदसिया महल, बिकॉज इसको जो भोपाल की पहली महिला बेगम थी कुदसिया बेगम, उनका एक और नाम था गौहर बेगम। कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, इनका जो शासनकाल रहा है वो 1819 से 1844 तक रहा है और इन्होंने अपने शासनकाल में भोपाल में इस गौहर महल, जो कि हिंदू इस्लामिक शैली का समन्वयित निर्माण है, इसका निर्माण करवाया और इन्होंने ही भोपाल में जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। तो इसी गौहर महल में सावन उत्सव हम मना रहे हैं। सावन उत्सव कब से मना रहे हैं तो ये ध्यान रखें। सावन उत्सव की शुरुआत 1 अगस्त से हुई है और ये 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो तिथि आपको याद रखनी है, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक। अब इस सावन उत्सव में हम कर क्या रहे हैं उस पर नज़र डालते हैं। दरअसल हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बुनकरों ने इन पिछले 2 वर्षों में जो सामग्रियों का निर्माण किया है, हम उनका यहाँ पर विक्रय कर रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रदर्शनी हमने लगाई है किनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की, बुनकरों के द्वारा। उनको यहाँ पर हम प्रदर्शनी के माध्यम से उनका विक्रय करेंगे ताकि ये जो बुनकरों की आर्थिक व्यवस्था है इसमें हम सुधार कर सकें। तो ये समझ आ गया। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि भोपाल नगर निगम ने इसका आयोजन करवाया है, किंतु इसके आयोजन में और किसकी भूमिका है? तो ध्यान रखें, इसके आयोजन में प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम की। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम। देखिए, हस्तशिल्प नाम से स्पष्ट है, ये क्या करता है कि हाथ से जो भी कारीगर जो भी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये उनके संरक्षण और संवर्धन और विक्रय के लिए काम करता है। तो इसकी एक बड़ी भूमिका है इस सावन उत्सव के आयोजन में। अब आप समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम की। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम की स्थापना हुई थी सन 1980 में। 1980 में इसकी स्थापना हुई और अगर स्थापना हुई है तो इसका मुख्यालय, स्वाभाविक सी बात है कि इसका मुख्यालय भोपाल राजधानी में ही है। अब लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज और भी है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम का अब नाम हो गया है संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम। तो अब इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? संत रविदास जी के नाम पर कर दिया गया है। तो अब इसका पूरा नाम है संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम और इसका जो नामकरण चेंज हुआ है वो 2013 में हमने किया है। तो ये सावन उत्सव का आयोजन हमने किया। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखें, अभी कल ही 7 अगस्त के दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हाथों से बनी वस्तुओं के विपणन के लिए, संरक्षण और संवर्धन के लिए हम इसको मनाते हैं। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसका एक उद्देश्य है कि जो भारत के बुनकर हैं, देखिए अब क्या है, मशीनों से वस्तुओं का निर्माण होने लगा है। तो हो ये रहा है कि हाथों से बनी वस्तुओं की डिमांड कम होती चली जा रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो प्राचीन कलाएं हैं वो हमेशा जीवित रहें और वो वृद्धि करती रहें। तो बुनकरों
की स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए, या हमारी जो बुनकर संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम मनाते हैं। और कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 7 अगस्त को। दूसरी बात ध्यान रखें कि 7 अगस्त को हम मनाते हैं और इस समय हमारे जो कपड़ा मंत्री हैं, राष्ट्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अब आगे देखें, दरअसल ये जो हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, इसका एक उद्देश्य होता है कि हम पूरी दुनिया में भारत की जो बुनकर कला है उसको स्थापित करें। और इसी में मध्य प्रदेश का एक संस्थान मृगनयनी एम्पोरियम ये अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मृगनयनी एम्पोरियम के बारे में। तो ये मृगनयनी एम्पोरियम कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसको समझ लीजिए। दरअसल ये है क्या? मृगनयनी एम्पोरियम, इसका मुख्यालय भी भोपाल में है। और ये क्या करता है वो समझ लें कि बुनकर हाथ से जो साड़ियाँ बनाते हैं या हाथों से जो भी वस्तुएं बनाते हैं, साड़ियाँ, धोतियाँ, गमछे या कपड़े से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ये उनके विक्रय के लिए जगह जगह पर इसके शॉप खोली गई हैं। और इस समय आपको याद होना चाहिए कि अभी गणतंत्र दिवस 2021 के दिन ही नागपुर में नितिन गडकरी जी ने 39वें मृगनयनी एम्पोरियम का उद्घाटन किया है। यानी कि इस वर्तमान समय की हम बात करें तो 39 मृगनयनी शोरूम पूरे भारत में हैं। दो चीज़ें हैं, मृगनयनी एम्पोरियम बेसिकली मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, किंतु ये मध्य प्रदेश से बाहर भी इसके मतलब शाखाएं हैं, जैसे दिल्ली में भी है, कोलकाता में है, नागपुर में है, अब तो मुंबई पुणे में भी खोलने के कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के जो बुनकर हैं उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं का विक्रय और विपणन करते हैं, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, जो मृगनयनी एम्पोरियम है इसने अमेजन के साथ में और फ्लिपकार्ट के साथ में भी समझौता किया हुआ है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के बुनकरों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं वो मृगनयनी एम्पोरियम अब ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी उनका विक्रय कर रहा है। इसके अलावा हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के साथ भी समझौता किया हुआ है कि वो हमको इसके विकास में कुछ मदद करें ताकि मृगनयनी एम्पोरियम और तीव्र गति से बढ़ सके। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं सावन उत्सव क्या है। सावन उत्सव क्या है आपको समझ आ गया होगा। सावन उत्सव का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? राजधानी भोपाल में। कौन आयोजन करवा रहा है? नगर निगम। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम की स्थापना कब हुई? 1980 में। मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। और अब इसका नाम हमने किसके नाम पर रख दिया है? संत रविदास जी के नाम पर। संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम। ध्यान रखें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। और इसका उद्देश्य क्या है? हमारी बुनकर संस्कृति को समृद्ध करना, उसका संवर्धन करना और बुनकरों की आर्थिक व्यवस्था का विकास करना। सावन उत्सव का उद्देश्य क्या है? सावन उत्सव का उद्देश्य यह है कि कोविड-19 की वजह से जो बुनकरों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है तो उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर वस्तुओं को विपणन करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सावन उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? गौहर महल में, या इसी को हम किस नाम से बुलाते हैं? कुदसिया महल। गौहर महल या कुदसिया महल किसने बनाया था? इसको जो भोपाल की पहली महिला बेगम थी कुदसिया बेगम, या इन्हीं का एक नाम था गौहर बेगम, उन्होंने ही इस महल का निर्माण करवाया था। कुदसिया बेगम का शासन 1819 से 1844 तक रहा है। तो इतने प्रश्न आपको इसके। हाँ, हमारे वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है? तो हमारे वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इसके अलावा ध्यान रखें कि ये जो मृगनयनी एम्पोरियम है इसको वस्त्र मंत्रालय भी सपोर्ट करता है और वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से पूरे भारत में और भारत से बाहर ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग इसमें जो वस्तुएं जाती हैं उनका विपणन करते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पर और वो उसका नाम है रसगुल्ला घास। रसगुल्ला घास क्यों चर्चा में है इसको समझ लीजिए। रसगुल्ला घास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आखिर घास क्यों चर्चा में है? तो ध्यान रखें, आप सभी को एक चीज़ ज्ञात होगी कि इस समय मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है और सबको पता है कि पालपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। ये है मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला। कौन सा जिला? श्योपुर। और श्योपुर जिले में 14 दिसंबर 2018 को पालपुर कुनो या कुनो पालपुर अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो ये नया नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर
एक विशिष्ट प्रजाति की घास पाई जाती है जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं? रसगुल्ला घास। अब ये घास इस समय क्यों चर्चा में है उसको समझ लेते हैं, ध्यान रखें। दरअसल ये जो रसगुल्ला घास है ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जब ये यहाँ पर रोपी गई, वैसे तो पालपुर कोनों में 38 प्रकार की घास हैं, लेकिन जब ये घास यहाँ पर रोपी गई तो इस घास की विशेषता है कि इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में है, इसमें फाइबर की मात्रा पर्याप्त है। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब पूरे पोषक तत्व इस घास में है तो इस क्षेत्र में जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे हिरण है, चीतल है, तो इनकी मात्रा बहुत तेज गति से बढ़ी है। और अगर शाकाहारी जीवों की मात्रा इस क्षेत्र में तेज गति से बढ़ी है तो मांसाहारी जीवों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा। और ध्यान रखें कि इस पालपुर कोनो नेशनल पार्क में जो रसगुल्ला घास है, अब इस रसगुल्ला घास को हम दूसरे नेशनल पार्क भी भेज रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है कि दूसरे नेशनल पार्क से इसकी डिमांड आई है कि हम भेजेंगे, तो हम कहाँ कहाँ इसको भेज रहे हैं, इसके बीजों को उसको समझ लेते हैं। दरअसल बालाघाट और मंडला जिले में विकसित कान्हा नेशनल पार्क में हम इसको भेजेंगे। तो ये पहला जगह है जहाँ पर हम ये रसगुल्ला घास के बीजों को भेजने वाले हैं। इसके अलावा होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा नेशनल पार्क, तो इस नेशनल पार्क में भी हम लोग रसगुल्ला घास के बीजों को भेज रहे हैं। इसके अलावा वन विहार, ये तो राजधानी के बीचों बीच है वन विहार, तो इन 3 नेशनल पार्क से ये डिमांड आई थी कि जो रसगुल्ला घास के बीज हैं वो इन यहाँ पर भेजे जाएं। और क्यों भेजे जाएं? क्योंकि अगर वो यहाँ पर आएंगे तो इन क्षेत्रों में भी, इन तीनों नेशनल पार्क में भी क्या होगा कि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगी और इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे हम शेर जैसे अन्य जानवरों को भी पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध करा पाएंगे और हमारी प्राकृतिक संरक्षण की जो पहल है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इस रसगुल्ला घास के बारे में। इसके अलावा चलते हैं, हाँ, इसी का एक और नाम है, इसी को मार्वेल घास के नाम से भी बुलाया जाता है। तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रख लें, मार्वेल घास। तो ये किस नेशनल पार्क को लेकर चर्चा में रही है? कूनो पालपुर। महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर हैं, रिसर्च करता है, उन्होंने इस घास के बीज को डेवलप किया था और अब ये बड़ी तेजी के साथ में जाती है। इसको गुच्छों वाली घास भी कहा जाता है। आइए पालपुर कुनो नेशनल पार्क के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं करंट से जुड़ी, उनको जान लेते हैं। क्या है? सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का और इसका क्षेत्रफल लगभग 748 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान रखें आप लोग, 748 वर्ग किलोमीटर। अब ये 2 कारणों से और चर्चा में है। अब किन कारणों से है वो देखें। दरअसल गुजरात में गिर अभयारण्य है, यहाँ पर ध्यान रखें, गिर अभयारण्य, और इस गिर अभयारण्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये भारत का एकमात्र प्लेस है वर्तमान में जहाँ पर एशियाई शेर हैं, गिर अभयारण्य में। और हम ये लगातार इनके साथ संपर्क में है कि हम ये जो एशियाई शेर हैं, यहाँ के एशियाई शेरों को कुछ मात्रा में हम यहाँ पर भी संरक्षण दें। इससे होगा ये कि हमारे यहाँ पे पर्यटन भी बढ़ेगा और गिर में जो एशियाई शेर हैं उनकी संख्या को भी हम बढ़ा पाएंगे। तो पहली चीज, गिर अभयारण्य से एशियाई शेरों को यहाँ लाने की वजह से भी ये चर्चा में रहे हैं कुनो नेशनल पार्क। दूसरा कारण समझते हैं। पहली चीज तो एशियाई शेरों के कारण ये चर्चा में है। कहाँ से ला रहे हैं एशियाई शेर? ये ला रहे हैं गिर अभयारण्य से। दूसरा, चीतों के कारण भी ये नेशनल पार्क चर्चा में है। अब चीतों के कारण क्यों, वो समझते हैं। दरअसल भारत में अंतिम समय में चीते सरगुजा जिले में देखे गए थे, छत्तीसगढ़ में, आज से 73 वर्ष पहले। भारत में चीतों की मात्रा अभी शून्य है, लगभग खत्म से हो गए हैं। 1952 के समय पे भारत सरकार ने चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था, यानी कि अब भी भारत में चीते नहीं हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है नामीबिया, ध्यान रखें देश का नाम आपको याद रखना है। अफ्रीका में कौन सा देश है? नामीबिया। तो हमने नामीबिया के साथ समझौता किया कि नामीबिया से कुछ चीते हम लोग लेकर आएंगे और उनको मध्य प्रदेश के 2 स्थलों में पाला जाएगा। ध्यान रखें, कितने स्थलों में पालेंगे? 2। अब कहां पर, वो समझ लें। आपको पहली चीज समझ आ चुकी होगी कि हम कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को पालेंगे। तो पहली 2 कारणों से ये चर्चा में हो गया। पहली चीज तो हम एशियाई शेर कहां से लेकर आ रहे हैं? गिर से। और दूसरा, नामीबिया से लाए हुए चीतों को हम लोग यहां पर पालेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा हम यहां पर सागर आ जाएं, सागर
में नौरादेही अभ्यारण्य है। ध्यान रखें, नौरादेही। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही सागर में फैला हुआ है, इसका कुछ हिस्सा नरसिंहपुर तक जाता है, लेकिन बेसिकली एक जिले के रूप में बात करें तो सागर की बात होती है। तो ये जो अफ्रीका से हम चीते लेकर आ रहे हैं, इनको हम कुछ मात्रा में नौरादेही नेशनल पार्क में भी, नौरादेही अभ्यारण्य में भी हम पालेंगे। तो ये भी दिमाग में रखें कि अफ्रीका से जो चीते हम लाएंगे नामीबिया से, उनको कितनी जगह पर हम लोग उनका पुनर्वास कर रहे हैं। पहला कूनो नेशनल पार्क में, और दूसरा कहाँ पर कर रहे हैं, दूसरा हम कर रहे हैं नौरादेही में। और नौरादेही कहाँ पर है, सागर में है। तो ये दो चीजें दिमाग में रखनी है पालपुर कूनो नेशनल पार्क के बारे में। और भी कुछ जानकारियां हैं, लेकिन इतनी जानकारी काफी। हाँ, एक और चीज ध्यान रखें, अभी इसी हफ्ते कूनो नेशनल पार्क से संबंधित एक चीज और चर्चा में आई, चिंटू चीता। अब ये चिंटू चीता क्या है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये जो कान्हा नेशनल पार्क है, ये बारहसिंगा के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, 12 सिंगों के लिए, आपको पता है। और यहाँ पर ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है, जो बारहसिंगा की सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, कान्हा नेशनल पार्क, जिसने अपना मस्कट जारी किया। मस्कट को आप प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं, प्रतीक चिन्ह भी कह सकते हैं, या मस्कट को लोग आप कह सकते हैं कि इसका शुभंकर भी जारी, शुभंकर कहा जा सकता है। तो भारत में पहला नेशनल पार्क था कान्हा नेशनल पार्क, जिसने अपना शुभंकर जारी किया, और वो शुभंकर था बारहसिंगा, और इसका नाम भी रखा गया भूरसिंह द बारहसिंगा। भूरसिंह द बारहसिंगा ये मस्कट है। और ये किस नेशनल पार्क का मस्कट है, कान्हा का। और ध्यान दें, इस मस्कट को तैयार किया था कोलकाता के चित्रकार हैं रोहन चक्रवर्ती, और इनको युवा चित्रकार का पुरस्कार भी मिल चुका है रोहन चक्रवर्ती जी को। तो इन्होंने शुभंकर बनाया, भूरसिंह द बारहसिंगा, और कान्हा नेशनल पार्क ने उसको अपनाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पालपुर कूनो में चीते लाके पाल रहे हैं ना, तो इसीलिए चिंटू चीता जो है वो इसका मस्कट बना दिया गया है। क्या, चिंटू चीता। और इस क्षेत्रों में जो नागरिक हैं, इन क्षेत्रों में जो रहने वाले नागरिक हैं श्योपुर के, उनको जागरूक करने के लिए जो वन विभाग है वो एक कहानी इस समय प्रचारित कर रहा है, चिंटू और मिंटू की कहानी। तो चिंटू और मिंटू की कहानी में ये हो रहा है कि मिंटू गांव का एक लड़का है और चिंटू एक चीता है। तो चिंटू अपनी दादी से चीतों के बारे में कुछ पूछता है और वो जवाब देती है। कहानी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस चिंटू और मिंटू की कहानी से जुड़ा जो नेशनल पार्क है वो पालपुर कूनो है, और उसका मस्कट हो गया चिंटू। और इसका एक बड़ा अच्छा टैगलाइन भी है, तेज दौड़ कर आऊँगा कूनो में बस जाऊँगा। तो आपको सभी को पता है कि जो चीता है वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। तो इसकी एक टैगलाइन भी बड़ी अच्छी बना दी गई है कि तेज दौड़ कर आऊँगा और कूनो में बस जाऊँगा। देखें, तो ये जो चिंटू चीते की हम बात कर रहे हैं वो आपको दिमाग में रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखें। मैंने आपको एक चीज़ कही कि हम 73 वर्षों बाद भारत में चीते देखेंगे। कितने साल बाद, 73 साल बाद। भारत सरकार के अनुसार 1947 में अंतिम बार छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा जिला है यहाँ पर चीता देखा गया था, और भारत सरकार ने 1952 में इसको विलुप्त घोषित कर दिया था। देखें हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, कभी हो सकता है कि आपसे संख्या पूछ ले। 14 चीते हम लोग अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं, जिसमें नर और मादा दोनों शामिल हैं। नामीबिया से हम लेकर आ रहे हैं, उनको यहाँ पर पालेंगे। तो चीतों की बात हो गई थोड़ी बहुत। तेंदुए की भी एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूँ। तेंदुआ रिपोर्ट पे और बाघ रिपोर्ट पे एक अगला वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा। 2018 में जो तेंदुआ गणना भारत में हुई है, ध्यान रखें 2018 में तेंदुआ गणना भारत में हुई है, और इसके अनुसार 12,852 तेंदुए भारत में हैं। ध्यान रखें 12,852, और तेंदुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। और इनमें भी एक बड़ी बात मध्य प्रदेश के लिए है कि पूरे भारत में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में ही हैं। 21 तेंदुए 3,421 तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। और इसी वजह से टाइगर स्टेट के अलावा अब मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मिल चुका है। तो तेंदुओं पर और बाघों की रिपोर्ट पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। बस ये एक छोटी सी जानकारी थी, तो आप इसको दिमाग में रखें। अब आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, QR कोड। ये मध्य प्रदेश पुलिस के कारण से चर्चा में रहा है। QR कोड आधारित टैक्सी, अभी क्या है उसको समझ लेते हैं। दरअसल आप सभी को एक जानकारी होगी कि महिलाओं के साथ रात्रिकालीन ट्रेवल में काफ़ी समस्याएं आती हैं।
कई बार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ में कई बार ट्रेवल करते करते ही कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर समाज को थोड़ा डर लगने लगता है। तो इंदौर पुलिस ने क्या किया उसको समझ लेते हैं। ध्यान दें, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, इंदौर पुलिस की बात कर रहे हैं। तो इंदौर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कार्य ये किया है कि 4 दिन पहले एक QR कोड आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत करी है। ध्यान रखेंगे, काय पे आधारित की बात कर रहे हैं हम लोग, QR कोड पर आधारित टैक्सी सेवा की शुरुआत करी, एक ऐप लॉन्च किया है बेसिकली। इसका पूरा नाम है QR योर सेफ्टी ऐप। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है, QR योर सेफ्टी ऐप। तो अब ये QR योर सेफ्टी ऐप क्या करेगा उसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई महिला ट्रेवल कर रही है, तो जो भी टैक्सी में वो ट्रेवल कर रही है, तो उस टैक्सी पे QR कोड चस्पा किया जाएगा और आप जब बैठेंगे तो आप उसको फ़ोन से स्कैन करेंगे और स्कैन आते ही उस ड्राइवर की, उस गाड़ी की संपूर्ण जानकारी लोकेशन सहित कंट्रोल रूम तक चली जाएगी। ठीक, तो इससे ये होगा कि आने वाले ट्रेवलिंग टाइम में उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत कार्य होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और सारा रिकॉर्ड अपने पास रहेगा। इस एप्लीकेशन में ये होगा कि इंदौर शहर में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी समस्त जानकारी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेगी। लाइव लोकेशन की भी सुविधा इस एप्लीकेशन में दी गई है। इससे महिलाओं को ट्रैवल करने में आसानी होगी। ठीक, इसके अलावा महिला सुरक्षा से के लिए भारत सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार कार्य कर रही है और ऐसा ही कुछ कार्यों के बारे में एक नज़र डालते हैं। देखें, दरअसल मध्य प्रदेश में एक और कार्यक्रम महिलाओं के लिए चल रहा है, सेफ सिटी कार्यक्रम। इसको दिमाग में रखें, सेफ सिटी कार्यक्रम। सेफ सिटी कार्यक्रम क्या है, एक लाइन में देखते हैं। सेफ सिटी नाम से स्पष्ट है, शहरों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। तो इसके तहत हम क्या करेंगे कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, जैसे मॉल हो गया, कोचिंग संस्थान हो गए, बस स्टैंड हो गया, गार्डन्स हो गए, इत्यादि जगहों पर हम CCTV आधारित चैनल बनाएंगे पूरे, कि हमको सारी जगह पर CCTV लगाने हैं ताकि हर घटना की जानकारी हम तक पहुंचती रहे और कहीं भी निष्फिक्र होकर स्वावलंबन के लिए महिलाएं आ जा सकें। तो ये सेफ सिटी कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना CCTV के माध्यम से, तकनीकों के माध्यम से। अब सवाल है कि ये कहाँ चल रहा है। तो इस समय मध्य प्रदेश के 6 शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम लागू किया गया है। कितने शहरों में? 6। अभी 6 शहर कौन से हैं, इन पर आते हैं। 6 शहरों में 4 शहर मध्य प्रदेश के महानगर हैं, आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा। तो पहला महानगर भोपाल, दूसरा महानगर इंदौर, तीसरा महानगर ग्वालियर और चौथा महानगर जबलपुर। तो ध्यान रखें, तो इन 4 महानगरों में तो ये सेफ सिटी कार्यक्रम चल ही रहा है। इसके अलावा 2 बड़े शहर और हैं, ध्यान रखें। हम लोग इस छिंदवाड़ा में भी सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। और इसके अलावा छतरपुर में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। हालांकि अब इसको बढ़ाया जा रहा है, सागर रीवा तक भी इसको बढ़ाने के, उज्जैन में बढ़ाने के इसके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। लेकिन ध्यान रखें, इसकी शुरुआत कितने शहरों से हुई थी? 6 याद रखने हैं। 4 महानगर हैं, इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, और जो 2 शहर हैं छतरपुर और छिंदवाड़ा, इनका पहला अक्षर 6 है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसके लिए। और ये जो हम सेफ सिटी कार्यक्रम चला रहे हैं, भारत सरकार की पहल है और इसमें जो फंड हम दे रहे हैं बेसिकली ये निर्भया फंड के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। ध्यान रखें, केंद्र सरकार ने जो निर्भया फंड को प्रस्तावित की है उसके माध्यम से हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। किसको? सेफ सिटी कार्यक्रम को। आइए कुछ छोटे से टॉपिक पर और एक नज़र डालते हैं उसको। हाँ, 2021 और 22 अभी चल रहा, 21 और 22 में सेफ सिटी कार्यक्रम की थीम क्या है आपको उसको याद रख लेना है। इसकी थीम है लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना ताकि छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण कर सकें। ध्यान रखें, इसकी थीम में लिख देता हूं, लड़कियों एवं महिलाओं, लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए, लड़कियों के प्रति सम्मान पूर्वक नजरिए एवं व्यवहार देना
तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना, ये इसकी इस वर्ष की थीम है, तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखें, सेफ सिटी कार्यक्रम चला कौन रहा है। सेफ सिटी कार्यक्रम की नोडल एजेंसी बनाई गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो आपको ये भी ध्यान रखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस समय सेफ सिटी कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। तो ये आप लोगों को क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उस पर नजर डालिए। देखते हैं, QR कोड आधारित टैक्सी सेवा के ऐप QR योर सेफ्टी ऐप किस शहर ने लॉन्च किया है? इंदौर। और ये किस डिपार्टमेंट का है? मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट का। बेसिकली इंदौर पुलिस का ये कार्यक्रम है। इसमें होगा क्या कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कार्य किए जाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो शब्द है QR, इसका अर्थ क्या होता है? दरअसल MPPSC के जो 9th यूनिट है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो QR का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ध्यान रखेंगे, QR कोड जो आप शब्द कहते हैं, तो इसका मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये इसका होता है। ध्यान रखें, QR कोड जो है ये बेसिकली जापान में डिजाइन किया गया था, और जापान में जो QR कोड किया गया था डिजाइन, ये मोटर वाहन इंडस्ट्री के लिए किया गया था। लेकिन आज आप देखते हैं कि हर जगह पर QR कोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इसके अलावा एक छोटे से टॉपिक पे हम और नजर डालते हैं, उसका अभी हाल ही में एक रसीदिया स्कूल चर्चा में रहा है। आज के पेपरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, पेपर्स में आपके, कि रसीदिया स्कूल क्यों चर्चा में रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने CM राइज स्कूलों की घोषणा की थी, और CM राइज स्कूल के तहत हम पूरी ऐसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हम स्कूलों में देने की बात कर रहे हैं। इसमें प्ले स्कूल भी होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हम शिक्षण के लिए, स्पोर्ट्स के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में रसीदिया स्कूल है, और ये बेसिकली बरखेड़ी क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसको फाइनली स्मार्ट स्कूल के रूप में डिज़ाइन कर लिया गया है, और ये भारत का पहला सरकारी प्ले स्कूल बन गया है। ध्यान रखें, भारत का पहला, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, ये भारत का फर्स्ट सरकारी प्ले स्कूल बन गया है। यानी कि अभी तक भारत सरकार का कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जो प्ले स्कूल के रूप में काम करता हो, लेकिन अब बन गया। कौन सा स्कूल? रसीदिया स्कूल। ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है, और ये CM राइज के तहत डेवलप भी किया गया। इसमें हम लोग जापान और दक्षिण कोरिया, ध्यान रखें, 2 देश, पहला शब्द क्या है? जापान, और दूसरा क्या? दक्षिण कोरिया। तो इन देशों में जो प्ले स्कूल की तकनीक होती है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, हम उस तरीके की तकनीक यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे इस रसीदिया स्कूल के अंतर्गत। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो दिमाग में चला गया होगा सभी के। हाँ, इस समय आपको एक चीज़ और याद होनी चाहिए, स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इस समय इंदर सिंह परमार जी। तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे कि इंदर सिंह परमार। चलिए एक और छोटे से टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। रीवा जिले में एक छोटा सा क्षेत्र है डभोरा, इस पे हम बात करें थोड़ी सी, ये चर्चा में है इस समय। अब क्यों चर्चा में है उसको देखते हैं। दरअसल हम हर दिन सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं, और समाचार पत्र हम जो पढ़ते हैं ये समाचार पत्र प्रिंटेड होते हैं, प्रिंट मीडिया के। हम देखते हैं कि रंगीन कलर और इत्यादि के माध्यम से चित्र हमको आकर्षित करते हैं। किंतु रीवा जिले के डभोरा में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है, बहिनी दरबार। ध्यान रखें, इसका नाम क्या है? बहिनी दरबार। अब ये बहिनी दरबार क्या है, एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये एक समाचार पत्र है जिसको 2008 से प्रकाशित किया जा रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, 2008 से। अब ये इसकी विशेषता क्या है उसको देखते हैं। दरअसल इसको किसी मशीन में प्रिंट नहीं किया जाता। इस क्षेत्र में एक महिला है, जन्मावती जी, इनका नाम याद रखना है दोस्तों, जन्मावती जी। ये अपने हाथों से इस समाचार पत्र को लिखती हैं, यानी कि ये हस्तलिखित समाचार पत्र है। बहुत मायने रखता है, इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। तो जन्मावती जी समाचार पत्र को अपने हाथों से लिखती हैं, और बहन उषा जी इसकी संपादक हैं बहिनी दरबार की। बहिनी दरबार की संपादक कौन है? उषा जी हैं।
और ये दोनों मिलके इस समाचार पत्र को चला रही हैं। अब देखिए इसमें और क्या, जब ये शुरू हुआ 2008 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था तो लगभग 15 महिलाएं इससे जुड़ी थी, लेकिन आज इस क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं मिलकर इसके साथ काम कर रही हैं इस समाचार पत्र के साथ में। और क्या करते हैं, जन्मावती जी इसको अपने हाथों से लिखती हैं और इसकी फोटोकॉपी करवाकर पूरे क्षेत्र में इसको प्रचारित किया जाता है। अब इस समाचार पत्र के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? पहली चीज तो ध्यान दें, ये समाचार पत्र जो है ये बेसिकली महिला सशक्तिकरण को स्वतः ही प्रदर्शित करता है। आप ध्यान रखेंगे महिला सशक्तिकरण को कैसे, क्योंकि महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। अब इसमें विषय क्या होते हैं उन पे आते हैं। दरअसल समाज में महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, बेसिकली उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला समाचार पत्र है बहिनी दरबार। इस समय चर्चा में रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य परीक्षाओं में इसके बारे में पूछा भी जाए। इसके अलावा एक छोटे से क्षेत्र पर एक और चर्चा हम करते हैं, वो क्या है देख लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक संगठन है एप्को, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। इसका नाम याद रखना है दोस्तों, एप्को इसका पूरा नाम है, अंग्रेजी में एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, पर्यावरण नियोजन का मतलब है कि नीतियां बनाना पर्यावरण पर, और ये समन्वय करता है सारी संस्थाओं के मध्य में एनवायरमेंट को लेकर। इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में ही है। नाम से स्पष्ट है पर्यावरण। ध्यान रखें स्थापना कब हुई है, 1981 में, और ये कहाँ है, भोपाल में। और इसका एक जो कार्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय, वो पन्ना नेशनल पार्क में भी है, वहां से भी ये संचालित होता है क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में। अब ये क्या कर रहा है उसको समझते हैं। इसने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, स्मार्ट विलेज योजना। ध्यान रखें किस योजना की हम बात करें, सॉरी, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना पूरा नाम है इसका। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कार्यक्रम इसने शुरू किया है। अब ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज कार्यक्रम क्या है, नाम से स्पष्ट है, क्लाइमेट यानी कि पर्यावरण, सॉरी वातावरण अपने आसपास का, स्मार्ट यानी कि अब स्मार्ट शब्द का मीनिंग आप अलग तरीके से निकाल सकते हैं। स्मार्ट का मतलब है कि हम किसी भी वस्तु के प्रति या किसी भी समय के प्रति हम जागरूक होकर काम करें। विलेज यानी कि गांव, और योजना। तो क्या कर रहे हैं वो देखें। मध्य प्रदेश के 3 जिले, राजगढ़, ठीक, राजगढ़ के अलावा 2 जिले और, सीहोर और सतना। ध्यान रखें सीहोर और सतना की हम बात कर रहे हैं, तो सीहोर और सतना जिले की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये 3 जिले देखें, सबसे पहला राजगढ़, सीहोर और सतना। इन 3 जिलों में ये क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट चल रहा है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं देखें, राजगढ़ जिले के 20 गांव, सीहोर जिले के 20 गांव और सतना जिले के 20 गांव, हम इन जिलों के 20-20 गांव में इस क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं वो समझ लीजिए। आप लगातार समझ रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन तेज गति से हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे कृषि उत्पादन में कमी आई है, कृषि उत्पादन में परिवर्तन हुआ है। केवल कृषि पर नहीं, पर्यावरण पर, जीव जंतुओं पर सभी प्रकार से असर पड़ा है। तो हम जो गांव के किसान हैं अब उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको समझाएंगे, जागरूकता लाएंगे कि अब हमको जो कृषि करनी है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट करनी है। जैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके अनुसार हमको खेती करनी है। यानी कि हम उनको सिखाएंगे कि जैविक खेती करना है, हमको रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना है, सोलर पंपों का इस्तेमाल हमको खेतों में करना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। तो एक छोटे से काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन वर्तमान में वनडे परीक्षाओं के हिसाब से बस इतना ही याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट कितने जिलों में चल रहा है, 3, राजगढ़ में, सीहोर में, सतना में। कितने गाँव, 60। कौन चला रहा है, इप्को, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, एप्को चला रहा है। इसका पूरा नाम एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, 1981 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और क्षेत्रीय कार्यालय की हमने बात की थी, तो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है
इसका क्षेत्रीय कार्यालय पन्ना नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स पर मेरा दूसरा वीडियो था। यदि आपको कंटेंट पसंद आए, समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपको बहुत जल्द टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियो कंटिन्यू मिलने लगेंगे हमारे इसी चैनल पर। लक्ष्य एकेडमी मेडिकल जीएस पर मेडिकल से संबंधित पीएनएसटी, जीएनएसटी, नीट, जेई, आईसीआर, पीएटी की क्लासेस भी लगातार आपको उपलब्ध रहेंगी। जय हिंद।